हम लोगों ने ये फैसला किया गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने कि रेफ्यूजीज़ को यहाँ से वापस भेजा जाए, क्योंकि फॉर द लास्ट 40 ईयर्स जो है वो हमारे साथ ये हमने इनकी मेज़बानी की लेकिन उसकी वजह से हमें काफ़ी जो है वो कुछ प्रॉब्लम्स भी रही हैं, और जिसमें टेररिज्म जो है वो पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा सर फहरिस्त रहा। अब जो भी अफगानिस्तान और पाकिस्तान बॉर्डर से क्रॉस करेगा या वाइस वर्सा इस तरफ आएगा, वो नादरा से पहले होकर जाएगा। इंडिया जो है ना, वो कभी भी पाकिस्तान का खैर खा नहीं है, वो अफगानिस्तान का भी खैर खा नहीं है, वो सिर्फ पाकिस्तान के अगेंस्ट अफगानिस्तान जो है उनको यूज कर रहा है। 1948 की वॉर में आई बिलोंग टू गिलगित नॉर्दर्न एरियाज, आपको पता है। मेरे अबाउजदाद ने खुद लड़कर जो है वो 28,000 मुरब्बा किलोमीटर का एरिया जो है वो आजाद करवाया। जब आप किसी मकसद के लिए जाते हैं ना, तो फिर आप जो है वो बेखौफ होके जाते हैं। पाकिस्तान में इकोनॉमिकली जब तक हम अपनी खुद प्रोडक्शंस को बाहर जो है वो नहीं एक्सपोर्ट करेंगे, हमने अपनी एक्सपोर्ट बढ़ा। इंडिया ने 1947 को असल में दिल से एक्सेप्ट किया नहीं है। मैं पूरी आवाम की बात नहीं कर रहा, मैं कुछ लोगों की बात कर रहा हूँ, उनमें जो कि रोल प्ले कर रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उठो पाकिस्तान के एक नए सेगमेंट, जिस तरह आपको पता है हमारे पास एक सीरीज ऑफ पॉडकास्ट आती है, लेकिन ऑब्वियसली एवरीथिंग इज नॉट पॉसिबल इन द स्टूडियो, सो वी हैव गो टू प्लेस टू फाइंड द पीपल हु आर ट्रू पाकिस्तानी। मेरे साथ इस वक्त मौजूद है मेजर रिटायर्ड ज़ीशान अयूब साहब। आपको मैं इनका इंट्रोडक्शन सिर्फ ब्रीफली इतना देता चलूं कि एक वॉर वेटरन है, अलमशहूर कारगिल वॉर, जिससे आप सब वाकिफ हैं, आपको पता है उसमें पाकिस्तान की विक्ट्री ही हुई थी, ऑब्वियसली नॉट ऑन द पॉलिटिकल लेवल, इन बातों में हम जाना नहीं चाहेंगे। उसके अलावा इन्होंने डिफरेंट किस्म के जो काउंटर टेररिज्म ऑपरेशंस हैं रिगार्डिंग वजीरिस्तान, यू कैन से पेशावर, एंड आफ्टर द यू कैन से APS जो सबसे बड़ा ज़रबे, उसमें भी ये OP थे थ्रू द स्काई, बिकॉज ही इज़ फ्रॉम द आर्मी एविएशन। And last but not the least, he's now serving with the government officials regarding the fly and you can say flight operations. तो मैं अब ज़ीशान साहब के पास चलता हूँ। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। ज़ीशान साहब कैसे मिजाज है आपके? बिल्कुल ठीक ठाक। ज़ीशान साहब सबसे पहले मुझे तो ये बताएं कि आपके पास हम आज हाजिर हुए, जो हमारा टॉपिक है वो है काउंटर टेररिज्म प्लस अफगान मुहाजिरीन की आमदरफ्त, प्लस उसके अंदर आप थोड़ा सा इंडियन रोल को भी डिस्कस करेंगे। सर सबसे पहले आप ये मुझे बताएं कि राइट नाउ क्या मूवमेंट चल रही है? इंटरनेशनल सिनेरियो तो बड़ा कॉम्प्लेक्स है। मैं थोड़ा सा इसमें हल्का सा बैकग्राउंड का टच देना चाहूँगा, उसके बाद फिर मैं आपको रिसेंटली जो इस वक्त न्यू डेवलपमेंट्स हैं उनके बारे में भी देखें। ये पाकिस्तान अफ़गानिस्तान बॉर्डर, जो कि अफ़गानिस्तान में ड्यूरेंट लाइन के नाम से मशहूर है, तो ये 1893 में डेवलप की गई थी, और उस ज़माने में जो ब्रिटिश सेक्रेटरी थे हेनरी ड्यूरेंट, उन्होंने जो है ये, और उनके साथ जो अफ़गानिस्तान के मीर थे, ही वाज अब्दुल रहमान, ही वाज द अमीर, हाँ ट्राइबल लीडर, तो ये काबुल में साइन हुई थी ट्रीटी। तो उस वक़्त ये ड्यूरेंट लाइन जो है वजूद में आई थी, लेकिन 1947 के बाद जब पाकिस्तान इमर्ज्ड हुआ, तो इट वाज कन्वर्टेड इनटू पाकिस्तान अफ़गानिस्तान बॉर्डर, जो कि अराउंड जो है वो 2650 किलोमीटर पर ये है। जी हाँ, डेफिनेटली। तो पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान का जो ट्रेड है ये काफ़ी टाइम से तज़ल्ज़ुल का भी शिकार रहा है, और बीच में जो है वो कामयाब भी रहा है। अब हम पाकिस्तान की तरफ से अगर लेते हैं, तो हम यहाँ से मुख्तलिफ़ किस्म की अशियाँ जो हैं वो अफ़गानिस्तान में भिजवाते हैं, जिनमें चिकन है, सीमेंट है, और मुख्तलिफ़ और अशियाज़ हैं जो कि पाकिस्तान से अफ़गानिस्तान में जाती हैं। वेरेज़ अफ़गानिस्तान से हम लोग ज़्यादातर वेजिटेबल्स हो गए, फ्रूट्स हो गए, कोयला हो गया, और इस तरह की चीज़ें जो हैं वो अफ़गानिस्तान से आती हैं। मोस्ट रीसेंट डेवलपमेंट अब ये है कि ये ख़ास तौर पे जो रिसेंटली हम लोगों ने ये फ़ैसला किया गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने कि रेफ्यूजीज़ को यहाँ से वापस भेजा जाए, क्योंकि फॉर द लास्ट 40 ईयर्स जो है वो हमारे साथ ये हमने इनकी मेज़बानी की है, लेकिन उसकी वजह से हमें काफ़ी जो है वो कुछ प्रॉब्लम्स भी रही हैं, और जिसमें टेररिज्म जो है वो पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा सर फहरिस्त रहा है। तो उसमें काफ़ी सारे ऐसे अफ़गान रेफ्यूजीज़ थे जो कि नॉन डॉक्यूमेंटेड हैं, एंड दे प्लेड एज अ फैसिलिटेटर। ठीक है, जो जितने भी TTP के हम लोग टेररिस्ट जो पाकिस्तान में एक्टिविटीज़ कर रहे हैं, तो उस सिलसिले में जो है ये पाक अफ़गानिस्तान बॉर्डर पे जो है तुरखम पे मैंने रिसेंटली अभी विज़िट किया है, और वहाँ पर सबसे अच्छा काम इन्होंने ये किया है कि इन्होंने वहाँ नादरा का नया जो है वो प्रॉपर ऑफिस, प्रॉपर कमांड एंड कंट्रोल जी, अब जो भी अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान बॉर्डर से क्रॉस करेगा या वाइस वर्सा इस तरफ आएगा, वो नादरा से पहले होकर जाएगा,
और उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में इन्होंने ये किया कि पहले ये होता था कि अफ़गानिस्तान के ट्रक जो है ना, वो कारखाने तक आते थे, बॉर्डर तक। जी हाँ, उसमें क्या आ रहा है, क्या नहीं आ रहा, वो आप भी समझते हैं, मैं भी बेहतर समझता हूँ कि अब उसमें प्याज़ आ रहे हैं, आलू आ रहे हैं, टमाटर आ रहे हैं, अंदर क्या आ रहा है या हाँ, या क्या आ रहा है, वो फिर आप बेहतर समझते हैं। तो अब इन्होंने ये किया जो बहुत एक अच्छा इक़दाम है कि तोरखम के बिल्कुल साथ ही 1-1.5 किलोमीटर पे राइट साइड पर जब आप अफ़गानिस्तान से पाकिस्तान की तरफ आएँ, वहाँ से आगे अब अफ़गानिस्तान के ट्रक्स को आने की इजाज़त नहीं है। अब उनके ट्राले और ये वो जो है वहाँ अनलोड होंगे, वहाँ प्रॉपर सिस्टम उन्होंने बनाया है अभी। जैसे ये टोल टैक्स वगैरह पे आपने देखा होगा, टोल टैक्स पे जिस तरह, तो वहाँ पर पूरा उन्होंने एक सेटअप नया बना रहे हैं जो अंडर कंस्ट्रक्शन है। अच्छा सर, मेरा अब एक और क्वेश्चन आपसे है। आपसे मैं ये पूछना चाहूँगा कि हम लोग बहुत रोना रोते हैं कि जी हमारी ट्रेड नहीं होती, सीपैक को भी हम साथ ले आते हैं, अफ़गान अफ़गान वॉर के अंदर ही उसे सीपैक को ले आते हैं कि जी इसलिए कामयाब नहीं हो रहा बिकॉज़ द अफ़गानिस्तान लॉबी व्हिच इज़ वर्किंग विद द इंडियंस आर नॉट हैप्पी। तो क्या ऐसे अवामिल है कि हिंदुस्तान अफ़गानिस्तान में पेनिट्रेट करना चाहता है? अच्छा, जहाँ तक जो है ना वो इंडियन लॉबी की बात है, तो मैं उसमें आपको बड़ा क्लियर एक चीज़ बता दूँ कि इंडिया जो है ना वो कभी भी पाकिस्तान का खैर-ख़्वाह नहीं है, किसी भी सूरत में। वो अफ़गानिस्तान का भी खैर-ख़्वाह नहीं है। वो सिर्फ़ पाकिस्तान के अगेंस्ट अफ़गानिस्तान जो है उनको यूज़ कर रहा है, ताकि हमारा जो ईस्टर्न बॉर्डर है वो जो है वो कभी भी सिक्योर ना रहे। देखें, आज से पहले ये जो 9/11 हुआ था, इससे पहले पाकिस्तान का ईस्टर्न बॉर्डर बिल्कुल सिक्योर था, ठीक है? ईस्टर्न तो इंडियन नहीं है? सॉरी, वेस्टर्न वेस्टर्न, बॉर्डर, वेस्टर्न। आई एम सॉरी, कोई बात वेस्टर्न बॉर्डर। नहीं। वेस्टर्न बॉर्डर हमारा सिक्योर था, ठीक है सर। ठीक है? ईस्टर्न की तरफ हमारे कॉन्फ्लिक्ट्स जो इनके साथ चलते आ रहे हैं, जो वो भी तो हैं अभी बहुत तक। पुराने हैं। जी हाँ, वो तो 1947 से टिल टू डेट तक अभी तक हो रहा है। अब पाकिस्तान को जो है वो बीच में इन्वर्ज करना और उसको एक तरह से सैंडविच बनाने के लिए इन्होंने अफ़गानिस्तान को एक होस्टाइल कंट्री के तौर पे, होस्टाइल नेशन के तौर पे पाकिस्तान के अगेंस्ट खड़ा किया। आपको ये भी मालूम है कि जब अमेरिकन्स यहाँ पर मौजूद थे अफ़गानिस्तान में, तो इंडियन लॉबी वहाँ पर बहुत एक्टिव थी, ठीक है ना? वो हम कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, हम ब्रिजेस बना रहे हैं, हम रोड बना रहे हैं, फलाँ यूनिवर्सिटियाँ बना रहे हैं। यूनिवर्सिटीज़ बना रहे हैं। बट एक्चुअली वो उनके माइंड्स के साथ खेल रहे थे अगेंस्ट पाकिस्तानी पीपल एंड पाकिस्तानी नेशन, स्पेशली पाकिस्तान फोर्सेस, आर्मी के अगेंस्ट। तो इंडियंस जो हैं वो उन्होंने इतना टाइम वहाँ पर जो लगाया है, तो वो डेफिनेटली दे डोंट वांट टू स्पॉइल द एफर्ट्स व्हिच दे हैव डन ओवर देयर, जिसकी वजह से जो है वो इंडियंस का लॉबी का ये है कि जी ये ट्रेड भी खोली जाए, सो दैट वो अपने खुद इसमें जो उनके इंटेंशंस हैं उनको इन फैसिलिटेटर्स के थ्रू जो है वो पाए तकमील तक पहुंचा सकें। एक कॉन्फ्लिक्ट आ रहा है मेरा आपकी इस बात से मेरे माइंड में कि अगर आप देखें कि जिस तरह आप कह रहे हैं कि इंडियंस वहां पे कर रहे हैं, ठीक है, चले मान लिया इंडियंस वहां पे कर रहे हैं, वेयर आर वी? बिकॉज अब तो इंडियंस चले गए, अमेरिकन चले गए, ठीक है। कितनी ज्यादा बॉर्डर टेररिज्म स्टार्ट हो गया। इंडिया के कॉन्सुलेट जो क्लेम किया जाता है जी 27 कॉन्सुलेट है, कुछ कहते हैं जी 50 कॉन्सुलेट, कुछ कहते हैं सीरीज ऑफ कॉन्सुलेट है। तो आप इसके बारे में क्या कहेंगे जब वो चले गए हैं और इंडिया वाले क्लेम करते हैं कि हमारी तो प्रेजेंस ना होने के बराबर है, क्योंकि अब तो पाकिस्तान की प्रो गवर्नमेंट है, ठीक है, तालिबान अगेन इन द रिजीम। तो व्हाट डू यू थिंक अबाउट दैट? नहीं, ऐसा नहीं है। ये जो बात की जा रही है ना जी कि प्रो गवर्नमेंट तालिबान की जो है वो पाकिस्तान के साथ, नहीं, वो उनकी एक अपनी गवर्नमेंट है और वहाँ पर इंडियन की प्रेजेंस जो है वो अब भी उनके एजेंट्स के तौर पर वहाँ मौजूद है। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग है, ये ज़रूरी नहीं है कि आपकी वहाँ पर प्रेजेंस मौजूद हो। आप अगर किसी भी तरह से जो है वो फाइनेंशियली सपोर्ट दे रहे हैं, जैसे कि आप बलूचिस्तान में देख लें, बीएलए बहुत मशहूर है। अब वो बीएलए को कोई सपोर्ट तो कर रहा है, ज़रूरी तो नहीं है ना कि बलूचिस्तान में या ईरान की तरफ वो इंडियन जो है, हमने कुलभूषण यादव को भी तो आखिर पकड़ा, या लाइव आपके सामने है, ठीक है? वो जितना मर्ज़ी डिनाई करते रहे, नहीं, लेकिन अब तो नहीं डिनाई का, अब वो तो तो उन्होंने आईसीजे कहा कि में, हमारा, मैंने वैसे कहा आईसीजे हाँ में जी, कि उसको वो पूरा व्हाटएवर वो जासूसी से डिनाई करते हैं कि जी स्पाई नहीं है, बट ही इज़ अ स्पाई, ठीक है? इसी तरह उन्होंने अपने एजेंट्स तो अफ़गानिस्तान में भी अभी रखे हुए हैं। ये नहीं है कि वहाँ क्लीन अप सारा हो गया। कौन गारंटी दे रहा है इसकी कि वहाँ सब ठीक हो गया? दैट मीन्स कि अभी भी वहाँ पर उनके एजेंट्स हैं, जो कि वहाँ पर काम कर रहे हैं। फाइनेंशियली सपोर्ट जो है वो इंडिया, वो अफ़गानिस्तान को अगेंस्ट पाकिस्तान अब भी कर रहा है, जैसे वो बीएलए को भी कर रहा है, ठीक है? बिकॉज़ दे डोंट वांट कि वेस्टर्न जो है वो बॉर्डर पाकिस्तान का किसी तरह से भी स्टेबल रहे। उनकी सारी तवज्जो ये है कि पाकिस्तान अपना सारा जो है वो एसेट्स और अपनी एफर्ट्स जो है वो वेस्टर्न बॉर्डर पर रखे, ताकि ईस्टर्न की तरफ से उनको अपने जो हैं वो अज़ाइम पूरे करने में जो है वो। अब एक चीज मुझे बताएं, जी, मेरा एक थोड़ा सा हार्ड क्वेश्चन है आपके लिए, जी बताइए। क्योंकि
बिकॉज यू बिलोंग टू आर्म फोर्सेस, तो आपसे तो अब किया जा सकता है। आप कह रहे हैं कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान का मामला अफगानिस्तान के अंदर मान लिया, हर चीज मान ली कि जी कब तक पाकिस्तान को ये कहा जाएगा कि यू आर इन अ स्टेट ऑफ वॉर? बिकॉज फ्रॉम द लास्ट 75 years everybody, every single politician, or you can say establishment, everybody say we are in a state of war. कब तक? आप एक बहैसियत एक साबिक वॉर वेटरन, साबिक फौजी, क्या समझते? नहीं, ये इंशाल्लाह इट विल नॉट लास्ट लॉन्ग, क्योंकि मैं जो अभी रिसेंट डेवलपमेंट्स वहाँ देख कर आ रहा हूँ, जो अभी हमने की है, उसमें सबसे बेस्ट स्टेप हमने यही लिया है कि हमने नॉन डॉक्यूमेंटेड जितने भी अफ़गानीस हैं, जो कि फैसिलिटेटर है, जो मैंने शुरू में बात की, हमने उनको वापस भेज दिया। ये वो लोग थे, इनमें मैक्सिमम है जो कि यहाँ पर प्रो इंडियंस काम कर रहे थे लॉबी में। देखें, अब वो क्यों कर रहे हैं, इसमें हमें, मैंने वही वाली बात की, थोड़ा बैकग्राउंड में हम जाते हैं तो हम फिर ड्यूरेंट लाइन की तरफ चले जाते हैं। ड्यूरेंट लाइन को जो है वो अफ़गानिस्तान एक्सेप्ट नहीं करता। 1893 तक उन्होंने जो है वो 100 ईयर्स की लीज़ पर जो है वो ब्रिटिशर्स को दे दिया था आफ्टर लूजिंग द वॉर। पश्तून्स जब उनसे वॉर हार गए थे ब्रिटिशर से, तो उन्होंने ये सारा एरिया जो है वो 100 ईयर्स लीज़ पर उनको दे दिया। लेकिन बीच में जो ही 1947 में पाकिस्तान बना है, तो अफ़गानिस्तान वाज़ द फर्स्ट कंट्री जिसने पाकिस्तान को एक्सेप्ट नहीं किया। क्यों नहीं किया? बिकॉज़ उनको तो पता था, उन्होंने कहा जी हमारा तो ये ड्यूरेंट लाइन है और ये तो हमारा एरिया है, केपीके, फाटा वगैरह। ऐसी बातें तो इंडिया भी कहते हैं, अटक से हाँ, कटक तक भारत है, तो अब भारत, क्या उनकी भी मान लें? नहीं, नहीं, हम देखें, मैं इसको एक बड़ी क्लियर इस चीज़ में वो कर देता हूँ। पाकिस्तान नहीं है, पूरी दुनिया का अगर ज्योग्राफी लें तो वो बहुत चेंजेस आई हैं टाइम के साथ-साथ। एक ज़माने में ईस्ट जनवरी और वेस्ट जनवरी भी अलहदा था, लेकिन अब वो वॉल हो ऑफ गया बर्लिन था। जब बर्लिन की वो वॉल गिर गई तो बस उसके बाद अब जर्मनी है, इट्स जस्ट अ जर्मनी, ठीक है? इसी तरह आप फ़ारिस ले लें, मुल्क ईरान था एक ज़माने में, इसकी हुकूमत बहुत बड़ी थी और सुपर पावर। इसका इलाका बहुत बड़ा था, लेकिन अब वो उस तरह नहीं है। तो ये चीज़ें टाइम के साथ-साथ चीज़ें आती रहती हैं, हमें उनके साथ अपने आप को एक्सेप्ट करना पड़ता है और उनके साथ चलना होता है। अब ये अखंड भारत बोलते हैं ना, ठीक है, एक ज़माने में होगा हिंदुस्तान, वाक़ई अगर इसकी बहुत बैक हिस्ट्री ली जाए, तो हिंदुस्तान बहुत बड़ा जाता, लेकिन टाइम के साथ-साथ आखिर जो है वो चेंज होती है चीज़ें, जो ज्योग्राफी चेंज होते रहे, नए मश अब रशिया अगर ये कह दे नहीं जी तुर्कमानिस्तान, ताजिकिस्तान तो मेरा है, ठीक है हाँ, ना? हाँ, और रिसेंट हिस्ट्री आप में वो था। देख लेना, रशिया के भी तो टुकड़े हुए ना, आखिर इतना बड़ा मुल्क है, उसके टुकड़े हुए और 8-10 उसमें से मज़ीद मुल्क निकल आए, ठीक है? तो वो क्लेम माना तो नहीं जाएगा आज। Obvious. इसी तरह अब ये सिर्फ़ क्लेम रह गया है और इसके अलावा माना ये चीज़ ये नहीं जा सकती। दूसरा, मैंने आपसे यही वाली बात की कि आप ये देखें, 1948 की वॉर में आई बिलॉन्ग टू गिलगित, नॉर्दर्न एरियाज़, आपको पता है। Yes. मेरे आबा-ओ-अजदाद ने खुद लड़कर जो है वो 28,000 मुरब्बा किलोमीटर का एरिया जो है वो आज़ाद करवाया इनसे। डू यू थिंक गिलगित हिस्सा है कश्मीर स्टेट का, जो इंडिया क्लेम करता? नहीं, 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 ऐसा नहीं है। देखें, मैं आपको ये चीज़ बताना चाह रहा हूँ, सबसे पहले गिलगित जो है ना वो एक इंडिपेंडेंट स्टेट थी। उसके बाद जब उनके वो सिंह राजा जो एक उन्होंने हरि सिंह आ गया, डोगरा, और उसने आके जो है वो कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान को एक स्टेट क्लियर कर दिया। अब हम अगर ये क्लेम करें कि जी नहीं, ये तो हम इसको नहीं मानते, लेकिन उस ज़माने में लोगों ने इसको एक्सेप्ट किया कि ठीक है। बट उसके बाद फिर जब 1947 में इंडिया और पाकिस्तान 2 कंट्रीज़ जो है वो वजूद में आए, ठीक है? चलिए, इंडिया तो पहले से था ना, हिंदुस्तान, उसके अंदर से पाकिस्तान एक निकला, पाकिस्तान एक अलहदा मुल्क बन गया, व्हिच नोबडी वाज़ एक्सपेक्टिंग। ये भी मैं बताऊँ, कोई सोच नहीं सकता था। इसी वजह से लोगों को तकलीफ़ है। पाकिस्तान को एक्सेप्ट करना बहुत मुश्किल है सबके लिए। सर आपकी बातें एक मेरे ज़हन में तारीख का स्टूडेंट होने से हवाले से एक क्वेश्चन आ रहा है। कहते हैं कि पाकिस्तान बनने में कायद-ए-आज़म से ज़्यादा हाथ नेहरू और गांधी का था। आप इस बात को मानते हैं कि वो चाहते थे कि, क्योंकि जब गांधी ने मरण भरत रखा, भूख का रोजा रखा कि जी पाकिस्तान को उसके पैसे दो, आपने बड़ा मशहूर वाकया सुना होगा, जिसके बाद उसकी असैसिनेशन नथुराम गोडसे ने कर दी। डू यू थिंक गांधी इज आल्सो विद द फिलॉसफी ऑफ पाकिस्तान, और दे वांट अ यूनाइटेड इंडिया? देखिए, उनका जो नारा था वो तो यूनाइटेड इंडिया का था। वो तो हम भी सुनते रहे कि जी एक गौ माता है, उसके 2 टुकड़े, 2 भाइयों में जो है वो इख्तिलाफ है, तो ये क्या बात है कि जी एक गौ के जो है वो 2 टुकड़े किए जाए। ऊपर से नारा यही था, बट अंदर से हर बंदा अपनी-अपनी जो है हुक्मरानी चाहता है, ठीक है? बट तो उनका अपना था कि जी हम लोग इस पर आ जाएँ, बाद में हम जो है वो इसको अपने अंदर इमर्ज कर लेंगे, बिकॉज़ वो ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि पाकिस्तान इतना बाद में एक स्ट्रॉन्ग कंट्री के तौर पर उभर के सामने आएगा और एग्जिस्ट भी करेगा। उनको ये था कि ठीक है, अभी तक तो मिल गया जो इतना शोर और शराबा और इतना हुआ, बाद में हम इसको अपने अंदर इमर्ज कर लेंगे, और एंड दे ट्राइड एज़ वेल।
क्योंकि मैंने आपसे ये बताया कि 1948 में इंडिपेंडेंटली हमने ये सारा एरिया आज़ाद करवाया। उसके बाद 5000 किलोमीटर का हमने एरिया जो कश्मीर का वो इंडिया से लिया। अब इंडिया कहता है जी मैंने 1948 की वॉर जीती। भाई कैसे जीती आपने? आप तो एरिया लूज कर 28,000 जो है वो आप एरिया वो लूज लूज़ कर गए, 5000 आप ये लूज़ कर गए। सर एक और चीज पे मुझे क्लियर करें, हाँ। बहुत वॉर्स हुई हैं, बहुत आपको पता है बॉर्डर कन्फ्लिक्ट्स हैं इंडिया पाकिस्तान के। कुछ एक परसेप्शन है, कोई कहता है 93,000 फौजी ने हथियार डाले, तो कोई कहता है जी 10 लाख, पता नहीं अब तो बढ़ते ही जा रहे हैं। हाँ। मैंने स्टार्ट शुरू किया था 28,000 से सुनना। ठीक है। ये जरा क्लियर करें, क्योंकि जो मेजर गौरव आर्या का एक प्रोपेगेंडा टूल है वो बहुत तेज काम करता है। आपने इंडिया का एक चैनल देखा होगा डिफेंसिव ऑफेंसिव, बहुत तेज काम करता है। तो जरा उस प्रोपेगेंडा के अंदर कोई अगर नट क्रैक करें आप। देखें, एक चीज़ तो हम लोग एक्सेप्ट करनी चाहिए कि 1971 की जो वॉर थी वो एक्चुअली तो हम लूज़ कर गए। ठीक है ना? आपको वो तो ईस्ट सबको पता, पाकिस्तान, हाँ, ठीक। अब मैं अगर हम लोग ये क्लेम करें कि नहीं ईस्ट पाकिस्तान बांग्लादेश को हम नहीं मानते, वो तो हमारा हिस्सा है, वो नहीं हो वो सकता है। खामख्याली। खामख्याली है। आप समझते हैं इन चीज़ों को, यही चीज़ें इनकी भी खामख्याली है कि हमारा ये इलाका है, वो अफगानिस्तान की भी खामख्याली तक ही रहेगा ये। 90,000 जो है ना वो उसमें सारे फौजी नहीं थे, ये मैं आपको बड़ा They क्लियर इसमें include all बता civilians? जहाँ उसमें काफ़ी देखें फ़ौज के अंदर बहुत से सिविलियंस भी हैं जो काम करते हैं, और इसके अलावा कुछ ऐसे भी एनसीज़ होते हैं जो कि सिर्फ पेड पर काम कर रहे हैं, कुछ कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर भी काम कर रहे हैं, 2 सारे वर्दी वाले नहीं थे, ठीक है ना? आर्मी होगी येस 40-45,000 50,000 बिल्कुल आर्मी के वहाँ पर है। और जहाँ तक मेरी इस पे स्टडी है, इन्होंने जो बैरक्स भी बनाई थी ना उस टाइम पर, वो इसी हिसाब से बनाई थी कि हमारा वो एक्सपेक्टिंग यही था कि ये 40 टू 50,000 तक जो है वो सोल्जर्स उनको मिलेंगे। बट अनफॉर्चुनेटली जो साथ में सिविलियंस भी इंक्लूड हुए, तो वो दैट रेज्ड अप टू 90,000। वो फिर बाद में भुट्टो साहब ने जाके जो है वो शिमला एग्रीमेंट किया और उसके बाद ये आज़ादी मिली और इस तरह आ गए। अब हम सर नाजरीन एक ऐसे क्वेश्चन की तरफ आएंगे जो मेरे ख्याल से एज अ पाकिस्तानी आप लोगों को भी फ़ख्र में मुब्तला तो करेगा, और बड़ी चीज़ है एक वॉर वेटरन होना, मैदान जंग। वो कहते नहीं है जंग खेड़नी होती जनानियां दी, ये कोई ऐसी ये पंजाबी, आप इसे ये नहीं कह सकते कि ये कोई बहुत ही मर्दाना सोच की अक्कासी करती है, ये बहुत बड़ी चीज़ है। इस हवाले से बात करेंगे। सर मुझे बताएं, बीइंग वॉर वेटरन, what are your feelings and what was your feelings when you are in the battlefield? बेखौफ होते हैं। पहली बात मैं आपको बड़ा क्लियर इसमें बता दूं कि फ़ौज में सिलेक्शन का पहला भी क्राइटेरिया है ना, और वो जो है क्वालिटी है वो है करेजियस, वो होना बहुत ज़रूरी है। मैं आपको 1-2 इवेंट्स बता देता हूँ, उससे आपको समझ आ जाएगी। व्हेन आई वाज़ अ लेफ्टिनेंट, ये कारगिल वॉर हुई, उसमें जो है उसके बाद हमारी मुख्तलिफ़ किस्म की कश्मीर में बैटल्स जो हैं वो इनके साथ लड़ते रहे हम। वहाँ पर मैंने जो है वो एक, क्योंकि मैं मोटर क्वालिफ़ाइड भी था 81 उसमें ऑफ़िसर, तो मैंने अपनी मोटर्स थी और उसके बाद एक पंजाब रेजिमेंट, आई विल ये जो नॉट कोट मोटर द शेल्स नेम। होते हैं? जी हाँ, मोटर ओके। शेल्स है। तो हमें ये मिली थी कि इतला थी कि इनका जो है ना एक ग्रुप यहाँ पर आया हुआ है जिन्होंने बाद में हम पर कोई अटैक वगैरह करना है, कोई इस तरह का चल रहा होता है वहाँ पर। बहरहाल वहाँ इंटेलिजेंस की रिपोर्ट्स थी, और ये चांद टेकरी का एरिया इस चांद साइड पे टेकरी, जी हाँ, ये कश्मीर साइड पर है। ओके ठीक है, एग्जैक्ट लोकेशन मैं आपको नहीं बताऊंगा, मैं जनरल आपको ठीक है, बता चांद रहा टेकरी हूँ, का चांद एरिया। टेकरी का एरिया। तो उस वक़्त मैं लेफ्टिनेंट था, और ये 2000 जुलाई 2000 जून जुलाई 2000 की बात तब है। वार के हालात काफी। हालात तो देखें फिर भी ख़राब थे, क्योंकि आपको पता है कि उस वक़्त तो हमारा अटलांटिक भी उन्होंने नेवी का हम्म, हिट किया था। हम्म, तो थोड़ी बहुत ही चीज़ें चल रही थी। हम्म। और उसके बाद ये हुआ कि मुझे ये ऑर्डर्स मिले मेरे सीओ की तरफ से कि जी आप अपनी मोटर प्लेटून को लेकर वहाँ पर जाएँ, आज रात को हमने इंडियंस पे अटैक करना है। तो हमने जो है वो अर्ली मॉर्निंग फर्स्ट लाइट के साथ ही उन पर जो है वो मैंने मोटर का फायर करवाया, ठीक है? और उस वक़्त 8 मोटरें मेरे पास थीं, 8 मोटरें जो हैं वो पंजाब रेजिमेंट के पास थीं, क्योंकि आई वाज़ क्वालिफाइड एज़ वेल ऑन मोटर। और उसमें हमने इनिशियल में ही उनको 16 कैजुअलिटीज़ जो हैं वो की, मतलब जिसमें एक कैप्टन भी था। ये तो बहुत मेजर हो जाती है, जी जिसमें हाँ। आप कैप्टन ऑफिसर की डेथ नेक्स्ट हो। डे आई हैव सीन उनकी बॉडी वगैरह लेने के लिए उनका लामा हेलीकॉप्टर जो है वो आया था, और हमारे सामने हम दूरबीन से देख रहे थे, लेकर गए थे। वो पूरी रात में कोई 595 गोले हमने फायर किए थे, और अराउंड इतने ही इंडियन से हम पर किए थे, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारी एक भी कैजुअलिटी नहीं हुई। या तो वो गोला बहुत आगे गिरता था या बहुत पीछे। मैं जिस ओपी पे वहाँ पर खड़ा था, आई वाज़ अलोन, क्योंकि वो जगह ही एक की थी। तो इट वाज़ शेल्टर के अंडर था, लेकिन वो शेल्टर इतना मजबूत नहीं था, वो हमने टेम्परेरी बनाया हुआ था। तो मैं खुद देख रहा होता था कि जो भी गोला इंडियन की तरफ से आ रहा है वो मुझसे कोई 100-200 मीटर आगे या मतलब उनकी पीछे जाके कैलकुलेशन खराब थी। हाँ, कैलकुलेशन बस अल्लाह ताला ने हाँ, ये तो हमारा वो किया, अल्लाह तो ही करता है। हमारे जो भी गोले गिर रहे थे वो एग्जैक्ट उनके पॉइंट्स पे आके गिरे। शुरू के खास तौर पे जो फर्स्ट स्ट्राइक हमने किया, ये कैजुअलिटीज़ बेसिकली इन्फ्लिक्ट हुई उस टाइम पर थी।
और नेक्स्ट डे हमें इनाम शनाम भी मिला अच्छा। पूरा उसकी तरफ से, और बस अल्लाह ताला ने किया। इसके अलावा जो है आपने ये देखा है कि जो वॉर ऑन टेररिज्म में हम्म, इसमें कोटकई के मुकाम पर जो है वो मुझे ऑर्डर मिला है कि जी आपने टेररिस्ट जो हैं वो मौजूद हैं, एक बहुत बड़ी फैक्ट्री थी जहाँ पर नीचे उन्होंने ज़िबा खाना भी बनाया हुआ था। जी अच्छा। हाँ, वो भी जो है रिपोर्ट बिल्कुल मुसद्दिका रिपोर्ट थी 100%। तो वहाँ पर एज़ एन एयर ओपी 14,000 फीट पे है, उसमें अपने एयरक्राफ्ट पर मैंने जो है वो उन पर लाइव फायर करवाए थे, जिसकी वजह से वहाँ पर भी अच्छी खासी कैजुअलिटीज़ जो हैं वो उनको हुई। और इन रिस्पॉन्स पे वो नीचे से हम पे भी फायर कर रहे थे, जिसका मुझे पता चल रह जाता था कि जब वो फायर करते थे। एयरक्राफ्ट गन से, हाँ, एंटी नहीं उनके एयरक्राफ्ट। एंटी एयरक्राफ्ट उनके पास नहीं थी, स्मॉल आर्म से। एयरक्राफ्ट तो डेफिनेटली हिट भी कर हम्म, सकता है, लेकिन फिर भी वो हमारे लिए खतरा ज़रूर था। लेकिन ऑब्वियसली। लेकिन हमें कोई डर नहीं होता इन चीज़ों का। जब आप किसी मकसद के लिए जाते हैं ना, तो फिर आप जो है वो बेखौफ होके जाते हैं। आपने खुद ही देखा है कर्नल शेर खान को कितना जो है वो ही इज प्रेज़ खुद आल्सो किया फ्रॉम उन्होंने। दैट एरिया, हुंजा हाँ जी, और नहीं, गिलगित। नहीं, कर्नल शेर खान वाज़ फ्रॉम मर्दान। मर्दान, हाँ जी, नहीं लालिक बट जान, लालिक जान, लालिक जान, लालिक लालिक जान, जान यस। शाही जो थे वो। मैं इसके अलावा और बंद से जानता हूँ, मेजर वाहिद थे और बहुत से जानता हूँ जिन्होंने सही मानों में वहाँ बहादुरी से जो उनका मुकाबला किया और अकेले लड़े हैं। और लेकिन बस वो अल्लाह ताला ने हम लोगों पर वो करम किया। लास्ट में मेजर जिशान, मेरा आपसे जी। एक क्वेश्चन है कि आवाम को बहुत फिक्र होती है, ज़ाहिर सी बात है, पाकिस्तान के इकोनॉमिक हालात इतने को अच्छे नहीं जा रहे। एक अच्छा वक्त आएगा, सब सुनते हैं, सब कहते हैं, और थोड़ा साथ सिक्योरिटी की सिचुएशन, आपको पता है सारी दुनिया पाकिस्तान को किसी ना किसी तरह, मैं ये कहूँगा घेरने के चक्कर में, जी। हम इंडिया को शायद ब्लेम ज़्यादा कर देते, लेकिन बाकी दुनिया भी हमारे साथ कोई इतनी फेयर तो नहीं है। ऐसे ही। तो आप क्या क्या लगता है, एक तो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी कब आएगी, हुँ। प्लस सिक्योरिटी की ओवरऑल सिचुएशन के ऊपर एक ब्रीफ कमेंट दे दें। देखिए, मैं सबसे पहले आप पे सिक्योरिटी की बात करूँगा। सिक्योरिटी वाइज़ जो है ना, अभी ये हम लोग काफ़ी हद तक स्टेबल हो गए। येस, कुछ जगहों पर इक्का-दुक्का जो हैं वो अभी भी लैब्स हैं। चल रहे हैं और जिनको हम कवर कर रहे हैं। लेकिन अभी आपको पता है कि मैं रहता भी बलूचिस्तान में हूँ, ठीक है? तो मैं काफ़ी सारे हालात और उन पर अपनी नज़र मैंने रखी हुई है। अल्हम्दुलिल्लाह पहले से हमने काफ़ी हद तक चीज़ों पर काबू काबू पा पा लिया। लिया है, लेकिन 100% होने के लिए फिर भी थोड़ा टाइम जो है वो हम्म, लगेगा। मेबी साल, 2 साल, 3 साल, मैं एग्ज़ैक्ट तो आपको कोट नहीं कर सकता। ऑब्वियसली। मगर ये है कि वो सिक्योरिटी इंशाल्लाह आहिस्ता-आहिस्ता बेहतर हो जाएगी। और जैसे कि मैंने पहले भी बताया था, ये जो हमने पहला स्टेप अभी इसमें लिया है, इसमें इंशाल्लाह काफ़ी बेहतरी सिक्योरिटी की खुद भी आवाम को नज़र आएगी। एंड इकोनॉमिक। इकोनॉमिकली देखें, मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, पाकिस्तान में इकोनॉमिकली जब तक हम अपनी खुद प्रोडक्शंस को बाहर जो है वो नहीं एक्सपोर्ट करेंगे, हमने अपनी एक्सपोर्ट बढ़ानी है। इम्पोर्ट जिस कंट्री की भी ज़्यादा होगी, वो कभी भी इकोनॉमिकली जो है वो स्टेबल नहीं होगा। बाहर से आप मंगवाते आपको लगता है रहें। पाकिस्तान बाजार इकोनॉमी? क्यों नहीं, पाकिस्तान की जो जियो स्ट्रेटेजिकल जो लोकेशन है ना, ये ज़हन में रखें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है हर लिहाज से। ये वो मुल्क है जिसको पाकिस्तान को अल्लाह ताला ने बहुत सी मादनियात से माला माल किया हुआ है, और इस चीज़ का तदराक सबको है। क्या अभी रेकोटेक पे काम नहीं हो रहा? मैं वहाँ रहता हूँ, मुझे मालूम है, हो रहा है। अच्छा, वो जो हर चीज़ मसाइल को थे मैं रिकॉर्डिंग के, वो हो गए हल? हाँ जी, वो हो गए हैं। वो काफ़ी हद तक हमारे उनके साथ जो है वो हो चुके हैं, और अभी काफ़ी बेहतरी जो है वो उस तरफ आ रहा है, और उसका फ़ायदा भी आखिर देखें, एक बात याद रखिएगा, जब भी हम किसी बेहतरी के लिए जाते हैं या हम वॉर ऑन टेररिज़्म से निकले, आपको खुद याद होगा कि पहले एक टाइम था कि हर एक दूसरे तीसरे दिन पाकिस्तान में धमाके हाँ, होते थे। ब्लास्ट इज नेसेसरी हो ब्लास्ट गया एक नेसेसरी, हमारे हम उसके आदी हो गए थे। और अग हाँ, 4-5 लोग मरते थे तो हमें कोई ऐसा फर्क हमें भी नहीं फ़र्क ही पड़ता। नहीं पड़ता था। लेकिन अब उसके हिसाब से रेशियो बहुत कम हो चुका है। अभी भी कई जगहों पर हैं, जिसमें आपने कहा ना कि मुख्तलिफ ममालिक, यस, उसमें अफ़गानिस्तान के भी लोग शामिल हैं। देखो, पूरी कंट्री तो नहीं है ना, ठीक है? इसी तरह इंडिया का तो है ही हाथ, वो चाहे फाइनेंशियली करते हैं, चाहे अपने इस एजेंट्स के थ्रू करते हैं, चाहे जिस तरह भी करते हैं। लेकिन कहीं न कहीं से वो वेस्टर्न बॉर्डर को जो है वो डिस्टर्ब करने की कोशिश में फुल टाइम लगे हुए हैं। एक बात ठीक है? बताएं, बिल्कुल लास्ट में, हाँ, मैं बिल्कुल ख़त्म करने लगा हूँ शो। ठीक है। इंडिया से हालात एक फ़ौजी क्या समझता है, अच्छे हो सकते हैं? बिकॉज़ मैं अक्सर बॉर्डर पे जब जाता हूँ, तो वो वहाँ पे देख के मुझे ऐसा लगता है कि जितनी कमाल की नफ़रत है हमारे और उनके बीच में, तो मोहब्बत भी किसी वक़्त में गज़ब की होगी, ऐसे ही होता है। ये लव हेट रिलेशनशिप कहाँ जाके ख़त्म होगा? देखें, बात ये है कि उसमें हमारे से ज़्यादा ना दारोमदार और इन्हिसार इंडिया पर है। इंडिया ने 1947 को असल में दिल से एक्सेप्ट किया नहीं है। मैं पूरी आवाम की बात नहीं कर रहा, ठीक है ना? मैं कुछ लोगों की बात कर रहा हूँ उनमें, जो कि रोल प्ले कर रहे हैं अपना इसमें। तो 1947 का जो ये पार्टीशन हुई है ना, इसको एक्सेप्ट उन्होंने दिल से नहीं किया है, ठीक। ठीक है? जिसकी वजह से वो पाकिस्तान के लिए हर जगह पर कहीं न कहीं मसले और मसाइल इकट्ठे
करते हैं, जमा करते हैं कि ताकि पाकिस्तान किसी तरह से एक स्टेबल कंट्री के तौर पर ना आए। पाकिस्तान की आर्मी जो है वो पाकिस्तान की 6-7 लार्ज बड़ी आर्मी है, ठीक है, और स्ट्रॉन्ग भी है। ये चीज़ हर एक को खटकती है। आपको मैं एक छोटी-सी मिसाल दे दूँ, आजकल की दुनिया में, आजकल के वर्ल्ड में इसराइल को आप जितनी मर्ज़ी बड़ी पावर समझते रहो, गज़ा क्या है, इतना छोटा-सा है। हमास क्या है, कुछ भी नहीं है। बिल्कुल सही कह आप रहे मेरी हैं, बात बिल्कुल समझ गए बिल्कुल ना? सही, तो बिल्कुल सही। पाकिस्तान तो 6-7 लाख की फ़ौज है, तो रिज़र्व अलहदा 6-7 लाख है। 12 लाख की फ़ौज, और वो भी ट्रेन्ड और इक्विप्ड, फुली इक्विप्ड। अगर वो कहीं पर इस तरह खुला छोड़ दिया जाए या उनको छेड़ा जाए, तो वो क्या कर सकते हैं? नत्थ डाल देते हैं जिसको कहते हैं, ठीक है? तो इंडिया के साथ हम ये नहीं कहते हैं कि भाई हमारी कोई उनके साथ पर्सनल दुश्मनी है या नहीं। इम्पोर्टेंट थिंग इज़ कि अब उनको ये एक्सेप्ट कर लेना चाहिए कि पाकिस्तान एक इंडिपेंडेंट कंट्री है, जो कि 1947 में मार्ज़ वजूद में आ गया और इंशाल्लाह ता क़यामत ये कायम रहेगा। ईशान साहब वो कहते हैं कि हम तो नहीं पाकिस्तान को छेड़ते। अब कहते हैं वो, मे बी हम गलत हों, वो गलत, लेकिन पीस प्रोसेस आपके ख्याल में चलेगा? आपको ऐसा लगता है? जैसे परवेज़ मुशर्रफ साहब गए, फिर उसके अलावा नवाज शरीफ साहब ने भी चाहे थोड़ी बहुत तो कोशिश की थी, फिर उसके अलावा इमरान खान ने भी उन्हें दावत दी, डिफरेंट जितने भी आते रहे आज तक पॉलिटिशियंस। आपको नहीं लगता कि अब मोदी रजीम के एंड पे ही कोई सोल्यूशन निकलेगा? आपने खुद ही उसका मेरे ख्याल में जवाब जो है वो सही दे दिया है कि एक बंदा ऐसा वहाँ पर बैठा हुआ है कि जो मुसलमानों से शदीद तरीन जो है वो नफ़रत कर रहा है। और वो सिर्फ मुसलमानों से नफ़रत नहीं करता है, वो देखें पाकिस्तान के साथ उसका नहीं, वो अपने मुल्क के जो मुसलमान और सिख और दलित्स। दलित्स हैं और ये क्रिश्चियंस हैं, वो उसने तो एक बारी लगाई हुई है। तो ऐसे बंदे के होते हुए आप और मैं क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि किसी किस्म का कोई पीस प्रोसेस हो सकता है? अगर वो होगा तो वो वाली बात है, बगल में छुरी तो मुँह में राम राम। कोई ना कोई मकसद बहुत बीच बड़ी में, बात कह रहे हैं आप। कोई ना कोई बीच में जो है वो उन्होंने, ये वैसे कहावत तो नहीं बनी हुई ना, बगल में छुरी तो मुँह में राम राम। ये इसलिए बनी हुई है कि आप, अगर वो आपके साथ किसी जगह पे पीस प्रोसेस या डायलॉग में आते हैं तो मेक श्योर के पीछे कोई ना कोई उनका अपना मकसद है आम शहरी तो गहरा। ये नहीं चाहता आम हिंदुस्तान शहरी में। तो दोनों तरफ से नहीं चाहते। मैं कौन सा, हम भी नहीं चाहते। हम तो चाहते हैं पीस प्रोसेस रहे और बॉर्डर फर्दर ईज आगे हो, ट्रेड बॉर्डर हो। ईज़ हो, ट्रेड हो, सब कुछ हो, ठीक है, लीगली जो चीज़ें उतराई। मगर प्रॉब्लम ये है कि वहाँ पर भी ये जो है ना, जो उनका ख़ास तौर पे वहाँ पर इंडिया में अभी इलेक्शंस आएँगे तो ये जो है वोट बिकता है इसी पर ही। अगेंस्ट पाकिस्तान वोट बिकेगा वहाँ पर, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे। मतलब ये तो क्या सैड है? रियलिटी। सैड रियलिटी है, एक्चुअल रियलिटी यही है। तो जब तक वो खुद एक्सेप्ट नहीं करेंगे कि हाँ, पाकिस्तान अभी एक इंडिपेंडेंट रियासत है और अखंड भारत का जो है वो ख्वाब ख्वाब ही रहेगा आपका। आप वो देख लें कि इसराइल इतना सा गज़ा पे नहीं कब्ज़ा कर सका, तो आप इतना बड़े पाकिस्तान जैसे मुल्क पे 7.5 लाख किलोमीटर से ज़्यादा जो है वो उसका रकबा रकबा है। है, 12 लाख की फ़ौज है और इक्विप्ड है फुली, आप उस पे कब्ज़ा अभी कर इसमें लेंगे। पैरामिलिट्री नहीं ऐड की। अभी हाँ, आप इसको कब्ज़ा कर लेंगे तो ये तो फिर आपकी सोच है सिर्फ़, आप तो आपकी सोच को सलाम। चल, मैं तो कुछ नहीं कह थैंक यू सो मच सर। रहा। वेलकम। जी, जिस तरह नाज़रीन आज हमने ज़ीशान साहब से बात की, मेजर ज़ीशान, बेशक उन्होंने फ़ौज छोड़ दी, लेकिन आपको पता है एक फ़ौजी ना, वन्स अ सोल्जर इज़ ऑलवेज़ अ सोल्जर। उन्होंने कहा है जब बॉर्डर पे हम जाते हैं ना, या बॉर्डर पे आज भी हम अगर खड़े हो जाएँ, तो हमारे दिल में किसी किस्म का खौफ या फैमिली का प्रेशर या जिस तरह और सी बहुत सी चीज़ें जो कि प्रोपेगेट की जाती हैं मनफ़ी अंदाज़ में पाकिस्तान आर्मी के हवाले से, पाकिस्तान की पब्लिक के हवाले से, उन सारी चीज़ों को उन्होंने बिल्कुल डिनायल मोड में डाल दिया है। अब फैसला पाकिस्तान और हिंदुस्तान की अवाम ने करना है कि आपस में किस तरह रहना है। और मैं अफगानिस्तान के लोगों को भी कहूँगा कि पाकिस्तान के लोग आपके बहुत अच्छे दोस्त हैं, आपके बहुत खैर ख़्वाह हैं। काइंडली गलत किस्म के प्रोपेगेंडों का शिकार ना हो। इस तरह के कई अभी हमारे पास जवान मौजूद हैं जो कि इन मामलात को बहुत सहल तरीके से ठीक कर सकते हैं। कैमरामैन मुगीस शाहिद के साथ अपने होस्ट हमजा साजिद राना को उठो पाकिस्तान के प्लेटफॉर्म से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।